तीनों लड़कियां रेडी होके हाल में आती है सबके पास। उन तीनों को देख के उनके होने वाले पति अपनी सुध बुध गवाए उन्हें घूरे जा रही थी, क्योंकि तीनों लग हो कमाल रही थी। सिया ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें उसकी पतली कमर बार बार बाहर झांक के अक्षत नाम की आदत को न्योता दे रही थी। और बेचारा अक्षत सोफे पे बैठा नीचे से हार्ड हो रहा था, उसके लिए खुद को कंट्रोल करना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वही प्रिया ने बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। वही संध्या ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें उसका परफेक्ट फिगर बहुत अच्छे से फ्लाउंट हो रहा था। कबीर मुंह फाड़े उसे देखे जा रहा था। जान उससे और कंट्रोल नहीं होता तो वो बोल पड़ता है, होने वाली बीवी, क्या तुम होने वाली बीवी से पहले होने वाली माँ बनना चाहती हो? संध्या को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती है और वो पूछती है, लेकिन मैंने क्या किया है? इतनी हॉट बनके आओगी तो बेचारा साधु भी कंट्रोल खो दे, और मैं तो साधु भी नहीं हूँ, मैं तो पहले ही फिसला हुआ हूँ, कबीर बेशर्मी से बोलता है। कबीर की बात सुन के सब अपना सिर हिला देते हैं, जैसे बोल रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर में सब लोग अपनी अपनी कार में बैठ के निकल जाते हैं। दादी ने आज तीनों जोड़ियों के लिए पूजा रखवाई थी, इसलिए ही सब लोग कुलदेवी के मंदिर जा रहे थे। कुछ घंटे की ड्राइव के बाद सब लोग मंदिर के बाहर होते हैं। दादी तीनों लड़कों को देख के बोलती है, चलो उठाओ अपनी अपनी वाली को और करो चढ़ाई। वही अक्षत, विराज और कबीर के डैड पीछे से हंसते हुए बोलते हैं, नालायक को नाक मत कटवा देना हमारी, संभाल के ले जाना हमारी बहुओं को। अक्षत सिया को, विराज प्रिया को और कबीर संध्या को अपनी गोद में उठा के आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग मंदिर में होते हैं, जहां दादी, सनाजी और बाकी घरवाले थे। पूजा शुरू होती है और तीनों जोड़ियां मिलके सारे रिवाज पूरे करते हैं। थोड़ी देर के बाद पंडित जी उनको प्रसाद दे देते हैं और सब लोग वापस आने के लिए उठ जाते हैं। उन लोगों को वही शाम हो जाती है, इसलिए सब लोग रात को फार्म हाउस में ही रुकने का प्लान करते हैं। सब लोग फार्म हाउस आ जाते हैं। अर्नव और अक्षिता के जिद करने पे खाना वो लोग बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। जब तक खाना आता है तब तक सब लोग रेस्ट करने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वही अक्षत, विराज और कबीर स्टडी रूम में चले जाते हैं। वही सिया, संध्या और प्रिया अपनी शादी से रिलेटेड डिस्कशन करने लगती है। वो लोग एक पहाड़ी इलाके में थे और बाहर मौसम बहुत ही सुहाना था। वो तीनों बालकनी में बैठे मस्ती कर रहे थे कि थोड़ी देर में वहां बारिश शुरू हो जाती है। बारिश हो और हम लड़कियां भीगे नहीं, ऐसा हुआ है कभी जो आज ही होता। कुछ सेकंड्स में ही वो तीनों बारिश के पानी में डांस कर रही थी। प्रिया को जल्दी ही ठंड लगने लगती है और वो अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी। वही सिया को बारिश बहुत पसंद थी तो वो टेरेस पे चली जाती है और संध्या अपने रूम की ही बालकनी में भीगे जा रही थी। कबीर संध्या को ढूंढते हुए उसके रूम में आता है और सामने का नजारा देख के उसके दिमाग में एक ही शोर होता है, तुझे गले से लगाना है बारिश में और पूरा भीग जाना है बारिश में। कबीर संध्या के पास जाता है और उसके पीछे से हग करके बालकनी की वॉल से चिपका देता है। संध्या के दोनों हाथ दीवार पे टिक हुए थे। कबीर उसकी कमर में हाथ डाल के उसके बिल्कुल चिपक जाता है और उसके बाल साइड करके उसे किस करने लगता है। तुझे छू के शर्माना है बारिश में, और तेरे साथ नहाना है बारिश में। कबीर उसकी साड़ी की पिन को निकल देता है। संध्या का पल्लू जमीन पे होता है और कबीर के हाथ उसकी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। कबीर संध्या को पलट देता है और उसकी नज़र सामने पानी में भीगी हुई अप्सरा की बढ़ी हुई सांसों की वजह से ऊपर नीचे होती ब्रेस्ट पे रुक जाती है। जाना जाना, जाना जाना। कबीर संध्या को देख के ही अपना कंट्रोल खो चुका था। वो उसको गोद में उठा लेता है और रूम में लेके चला जाता है। कबीर संध्या के ब्लाउज को निकल के फेंक देता है और खुद के कपड़े उतार के उसके ऊपर आ जाता है। कबीर संध्या के ब्रेस्ट पे टूट पड़ता है। वो संध्या के ब्रेस्ट को नींबू की तरह निचोड़ रहा था। ओ आशिक थोड़े होते हैं जो डर के अंदर होते हैं, जो सावन के महीने में भी घर के अंदर होते हैं।
जिससे संध्या को काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। कबीर ने संध्या की पूरी बॉडी पे लव बाइट्स दे दिए थे। उस पूरे रूम में संध्या की सिसकियां सुनाई दे रही थी। कबीर नीचे की ओर बढ़ता है और संध्या की पैंटी के ऊपर से ही उसके प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है। संध्या की हालत कबीर की हर हरकत से खराब होती जा रही थी। वो कस के अपने पैरों को बंद कर लेती है। कबीर अपनी नजरें उठा के उसके चेहरे को देखता है तो संध्या के चेहरे पे दर्द की लकीर थी। वो डर रही थी। कबीर उसके ऊपर से उठता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करके बोलता है, बेबी हमारी शादी होने वाली है, तब तक अपने इस डर को ठिकाने लगा दो, वरना मेरे 1 दर्जन बच्चे कहाँ से आएंगे। तेरे हाथों का खाना है बारिश में, और पूरा भीग जाना है बारिश में। तुझे छू के शर्माना है बारिश में, और तेरे साथ नहाना है बारिश में। वही कुछ ऐसा ही सीन टेरेस पे चल रहा था। सिया की साड़ी अक्षत ने फाड़ के निकाल दी थी। अक्षत उसे अपनी बाहों में उठा के टेरेस पे बने रूम में चला जाता है। अक्षत पे तो आज जैसे शैतान सवार था। जाना जाना, जाना जाना, तू मेरे सामने है। क्या नजारा है, क्या नजारा है, क्या नजारा है। तू मेरे सामने है। क्या नजारा है। ये पानी की बूंदों का खेल है सनम। ओह तेरा मेरा मिलना कोई आम बात नहीं। ये राधा और कृष्णा का मेल है सनम। वो सिया को बेड पे लिटा के खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसने अपनी शर्ट भी फाड़ के निकाल दी थी और बाकी के सारे कपड़े भी उतार दिए थे। अक्षत सिया के ऊपर पूरा न्यूड होके लेटा हुआ था। ओह ख्वाब मेरे ख्याल मेरे बहुत होते हैं, जितने पास आंखों के होंठ होते हैं, तेरे उतने पास आना है बारिश में। जाने का गाना गाना है बारिश में। जाना जाना, जाना जाना। सिया शर्म से अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। आज सिया को देख के अक्षत बावला हुआ जा रहा था, या यूं ही बोल लो कि आज तक बेचारे के रोमांस पे जिसने जिसने ग्रहण लगाया था उसकी सारी भड़ास निकाल रहा था। वो सिया के ब्लाउज और उसके अंडरस्कर्ट को भी फाड़ के निकाल देता है। सिया अपनी ब्रा और पैंटी में अक्षत के सामने लेटी हुई थी और अक्षत उसको ऐसे देख के भूखे जानवर की तरह उस पे टूट पड़ता है। उसने सिया की दोनों ब्रेस्ट को लाल कर दिया था। उसके दोनों ब्रेस्ट पे दांतों के निशान थे। वही सिया अपने मुंह को दबाए अपनी आवाज को बाहर जाने से रोक रही थी, लेकिन सब फेल हो रहा था। अक्षत सिया के पेट पे किस करे जा रहा था। थोड़ी देर में वो उसके बाकी के कपड़े भी उतार देता है और प्राइवेट पार्ट पे किस करने लगता है। सिया की सिसकियां उस पूरे रूम में सुनाई देने लगती है। अक्षत सिया के प्राइवेट पार्ट को सक कर रहा था और सिया उसके सिर को अपने पैरों के बीच में दबाए जा रही थी। अक्षत उसके ऊपर आता है और उसको पलट के उसकी पीठ पे किस करने लगता है। सिया ने कस के बेड शीट को अपने हाथों में भर रखा था। अक्षत ने सिया की बॉडी के हर पार्ट पे अपना नाम लिख दिया था। वो एक बार फिर सिया को पलट देता है और उसके प्राइवेट पार्ट पे अपना प्राइवेट पार्ट रब करने लगता है। लेकिन फिर एक बार उसके रोमांस में खलल डालने को उसका फोन बज उठता है, लेकिन अक्षत आज उसकी ओर एक नज़र भी नहीं देखता और अपना काम करने लगता है कि उसे बाहर से कबीर की आवाज़ आती है, जो शायद उसे ढूंढते हुए टेरेस पे आ गया था। कबीर ही अक्षत को कॉल करे जा रहा था। अक्षत के फोन न उठाने पे कबीर अपने फोन को घूरते हुए बोलता है, वैसे तो उस फोन को अपनी शोतन बना के हर पल खुद से चिपका के रखता है। जब आज इतना इम्पोर्टेंट काम है तो पता नहीं उसे कौन सी लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया है जो उठा ही नहीं रहा। अक्षत सिया के ऊपर से उठ जाता है और एक बार फिर बेचारा सा मुंह बना के उसकी ओर देखता है। उसके बाद कबीर को स्टडी रूम का एमएसजी करके भेज देता है और खुद अपनी पैंट पहन के बाहर जाता है और सिया के लिए कपड़े लेके आता है। आज सिया ने अक्षत की ओर नहीं देखा क्योंकि शायद आज वो उससे नाराज हो गई थी। थोड़ी देर में अक्षत स्टडी रूम में चला जाता है और सिया किचन में। वही दिल्ली एयरपोर्ट पे जानवी बाहर आती है और एक कैब बुक करके वहां से निकल जाती है।
अक्षत जब स्टडी रूम में आता है तो विराज और कबीर दोनों ही पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। अक्षत गुस्से से लाल मुंह लिए सीधा अपना आसन ग्रहण करता है। कबीर उसको देख के बोलता है, ये बंदर सी शकल बनाना बंद कर, बात जरूरी थी वरना चाचा बनने का सांस से ज्यादा इंतजार मुझे ही है। शिवम और आर्यन को उनका बाप बचा के ले गया है और हमारे सारे आदमी मारे गए हैं, विराज बोलता है, और साथ ही एक नोट भी छोड़ के गया है। विराज अपना फोन आगे कर देता है। अक्षत उसके फोन में उस नोट की पिक्चर देखता है और हर एक लाइन पढ़ के उसकी आंखों में खून उतर आता है। उस नोट में लिखा था, अक्षत सिंघानिया सुना है तुम शादी कर रहे हो। शादी तो कर लो तुम, लेकिन सुहाग रात तो मैं ही मनाऊंगा। तुम्हारी उस मलाई जैसी बीवी की पूरी बॉडी को निचोड़ूंगा और तुम तड़पोगे। आ रहा हूं तुम्हारी शादी का तोहफा देने। विशाल। नोट पढ़ के अक्षत की आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे उनमें खून उतर आया हो। वो अपने दांत पिसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा विशाल। विराज, अक्षत और कबीर तीनों स्टडी रूम में होते हैं। विराज अक्षत को बताता है कि शिवम और आर्यन को उनका बाप हमारे बेस पे हमला करके वहां से ले जाता है और उनके सभी आदमियों को भी मार दिया गया है। अक्षत विराज की बात सुन के कुछ नहीं बोलता और चुपचाप किसी सोच में गुम हो जाता है। उसे यूट्यूब देख के कबीर बोलता है, क्या सोच रहा है तू? ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कि हमारी इन्फॉर्मेशन विशाल के पास पहुंची कैसे? अक्षत बोलता है। अक्षत आगे बोलता है, इतनी टाइट सिक्योरिटी को तोड़ना आसान नहीं है जब तक कोई अंदर का आदमी उनके साथ ना मिला हो। लेकिन अगर किसी ने उसकी मदद लो है तो वो है कौन? ये नया दुश्मन है कौन? अक्षत की बात सुन के कबीर और विराज भी सोच में पड़ जाते हैं। हमारा सिक्योरिटी सिस्टम तो सिर्फ एक ही इंसान ब्रेक कर सकता है हमारे अलावा, कबीर कुछ सोचते हुए बोलता है। इसका मतलब वो जिंदा है, विराज बोलता है। दोनों अक्षत की ओर देखते हैं, जिसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल ली। उसको मुस्कुराता देख के कबीर उसके पास जाता है और अपनी नम आंखों से उसकी ओर देख के बोलता है, क्या मेरा छोटा भाई जिंदा है? क्या मिहिर जिंदा है? अक्षत कुछ नहीं बोलता और उसके कंधे पे हाथ रख देता है और कबीर को गले लगा लेता है। कबीर भी उसके सीने से लग के रोने लगता है। थोड़ी देर में वो शांत होता है और आगे बोलता है, अगर वो जिंदा है तो है कहाँ? और इतने दिन से कहा था? हमारे सामने क्यों नहीं आया? क्या उसे एक बार भी मेरी या डैड की याद नहीं आई? ये तो मैं नहीं जानता कि मिहिर कहाँ है, मैं पता लगा रहा हूँ, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि मिहिर जिंदा है। अक्षत कबीर की बातों का जवाब देते हुए बोलता है। अक्षत की बात सुन के कबीर और विराज दोनों की ही आंखें में चमक आ जाती है। लेकिन अक्षत, तुम्हें कैसे पता कि मिहिर जिंदा है? क्योंकि हम सब ने उस हादसे को अपनी आंखों से देखा था और उसमें कोई नहीं बचा था, ना मिहिर और ना ही वो, विराज पूछता है। अक्षत कुछ सोचते हुए बोलता है, याद करो कि सिया, संध्या और प्रिया का किडनैप हुआ कैसे? किसी ने उनका फोन हैक किया था, जबकि ये करना इम्पॉसिबल है क्योंकि मैंने खुद उन तीनों के फोन में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाई थी। जान तक उसको कोई ब्रेक ना करे या फिर उस सॉफ्टवेयर को पासवर्ड से ओपन ना करे तब तक ऐसा हो नहीं सकता। रही बात पासवर्ड की, तो वो सिर्फ हम तीनों के अलावा मिहिर ही जानता है। बस मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर मिहिर ने उनका फोन हैक करके इन्फॉर्मेशन शिवम को क्यों दी? आखिर वो करना क्या चाहता है? ये तो अब मिहिर ही बता सकता है, कबीर बोलता है। लेकिन मिहिर का मिलना भी तो जरूरी है, उसके लिए विराज बोलता है। मुझे पता है कि वो अगर जिंदा है तो कहाँ होगा, कबीर कुछ सोचते हुए बोलता है। ठीक है, तो चलो अभी उसके पास चलते हैं और उसके कान के नीचे 2 लगाते हैं। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी नौटंकी करने की? विराज बोलता है। नहीं, हम नहीं जाएंगे, वो खुद ही आएगा। अगर वो छुप रहा है तो जरूर कोई वजह होगी और मुझे तो लगता है वो कुत्ता अभी भी हम पे नजर रखे होगा। सीसीटीवी हैक कर रखे होंगे उसने, विराज थोड़ा गुस्से से बोलता है। तभी उन तीनों के फोन पे एक साथ एमएसजी की रिंगटोन सुनाई देती है,
जिसमें लिखा था, आपका ये कमीना भाई आपकी शादी में डांस करने जरूरी आएगा भाई। लव यू ऑल। वैसे भाभियां बहुत हॉट है यारो। MSG पढ़ के सबके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। सब एक साथ बोल पड़ते हैं, ये नहीं सुधरेगा। वही उस घर में मिहिर अपने लैपटॉप में नजर गड़ाए बैठा था और अक्षत के फार्म हाउस की स्टडी रूम की सारी खबर ले रहा था। उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। बस एक बार ये पता चल जाते कि मेरी जान कहाँ है। मैं खुद आपके पास आऊंगा भाई। मैं भी आप सबको बहुत मिस करता हूँ। मिहिर नम आंखों से बोलता है। वही जानवी इंडिया आ चुकी थी। उसने एक कैब बुक करी और अपने फ्लैट के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में वो फ्लैट पे जाके उसको अच्छे से चेक करती है और फिर अपना लगेज सेट करके खाना खा के सो जाती है, जो उसने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। वही विशाल अपने दोनों लाल पिलो को उसी अंडरग्राउंड बेस में ले जाता है। उन दोनों की हालत कुछ ऐसी थी कि वो अपनी मौत की भीख मांग रहे थे, लेकिन उन्हें वो भी नसीब नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स के सिर पे गन तान के उन दोनों का ट्रीटमेंट करवाया जा रहा था। अपने दोनों बेटों की हालत देख के विशाल के तन बदन में आग लग रही थी। उसने तो कहाँ अपने बेटों को अंडरवर्ल्ड का बॉस बनाने की सोची थी, कहाँ वो आज मरने की कगार पे थे। 3 मामूली से लड़कों ने मिलके उसके दोनों बेटों की हालत खराब कर दी थी। यही सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था। बात उसकी ईगो पे आ गई थी। विशाल अपनी फ्रस्ट्रेशन निकलने के लिए अपने रूम में चला जाता है, जिसके मखमली बेड पे एक लड़की बिना कपड़ों के बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। विशाल के आदमी उसे जबरदस्ती उठा लाए थे, लेकिन जब वो लड़की प्यार से नहीं मानी तो उन्होंने उसे बेहोश कर दिया था। उस लड़की को बिना कपड़ों के देख के विशाल के अंदर का हैवान जाग जाता है। वो डोर लॉक करके उस लड़की की ओर बढ़ जाता है। उसने अपने कपड़े उतारे और उस लड़की पे चढ़ गया। विशाल ने उस लड़की की पूरी बॉडी को जानवरों की तरह काट डाला था। वो लड़की बेहोशी में भी दर्द से बिलख रही थी, लेकिन अफसोस विशाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विशाल ने उस लड़की के सेंसिटिव एरिया को अपने दांतों से काट लिया था। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस लड़की पे उतरने के बाद विशाल उस लड़की को अपने आदमियों को सौंप देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बॉस यानी कि मिहिर भागता हुआ अपने फार्म हाउस पे जाता है। उसने अब भी खुद को पूरा कवर कर रखा था कि कोई भी उसे पहचान ना सके। मिहिर भागता हुआ समीरा के रूम में जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे बोला था कि समीरा को होश आ चुका है। मिहिर जब उस रूम में जाता है तो समीरा अपनी आधी खुली आंखों से सब देख रही थी, शायद मिहिर को पहचानने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर्स समीरा को चेक कर रेज थे। वो उसे एक इंजेक्शन देते हैं, जिससे समीरा फिर से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर्स मिहिर को बाहर आने का इशारा करते हैं। डॉक्टर्स मिहिर को बोलते हैं, सर उन्हें होश आ गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अभी मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, जिससे उनके दिमाग पे ज्यादा असर ना हो और उनकी तबीयत फिर से खराब ना हो। अभी उन्हें रेस्ट की जरूरत है, कल सुबह तक वो प्यार होश में आ जाएगी। डॉक्टर इतना बोल के वहां से चली जाती है। वही मिहिर की आंखों में एक ना बयान करने वाली खुशी थी, और साथ ही एक अनचाहा डर भी। अब तो मिहिर को सिर्फ कल सुबह का ही इंतजार था, जब समीरा अपनी आंखें खोलेगी और उसके सवालों के जवाब देगी। सिंघानिया और मल्होत्रा फैमिली वापस दिल्ली आ चुकी थी। सबको घर छोड़ के तीनों लड़के अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। वही तीनों लड़कियां आज फिर से अपनी शादी की शोभ पीजी की प्लानिंग करती है, या ये बोले कि अपने प्यारे पतियों को कंगाल करने की प्लानिंग। आज अक्षत के ऑफिस में निकिता भी आई हुई थी उस प्रोजेक्ट ओई डिस्कस करने के लिए। निकिता दूर नोक करती है और अक्षत उसे आने को बोलता है। अक्षत ने इस वक्त ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी उसने स्लीव्स आयो फोल्ड किया हुआ। निकिता को एक नज़र देख के वो फिर से अपने काम में लग जाता है। काम करते हुए उसकी पर्सनैलिटी और भी गजब लग रही थी। उसकी ब्लू आईज किसी को भी हिप्नोटाइज करने के लिए काफी थी। निकिता काफी देर तक उसको यूं ही खोए हुए देखती रहती है। अक्षत को भी इस बात की खबर थी।
कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब उससे और कंट्रोल नहीं होता तो इयो बोल पड़ता है, मिस निकिता, आप यह काम करने आए हैं या मुझे ताड़ने? अगर आपका घूरना हो गया हो तो आप काम भी कर सकती है, लेकिन अगर ना हुआ हो तो आप जा सकती है। और वैसे भी मैं पहले ही आपको ये बोल चुका हूँ कि ये प्रोजेक्ट विराज हंट के करेगले की, फिर भी आप मुंह उठा के मेरे केबिन में घुसी चली आती है। क्या आपके पास कुछ ज्यादा ही इज्जत है क्या हर बार अपनी बेइज्जती करवाने को? अक्षत की बात सुन के समीरा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने चेहरे पे एक झुट्टी स्माइल रखते हुए सॉरी बोल के निकल जाती है। बाहर निकल के वो कुछ देर एक तक अक्षत के कैबिन को घूरती है और उसके बाद विराज के केबिन की ओर बढ़ जाती है। वही जानवी कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाती है, क्योंकि उसे अब यही रहना था और अपने मिही को भी ढूंढना था, तो उसे काम भी करना था, उसके लिए उसे एनर्जी भी चाहिए थी, इसकुटे वो शॉपिंग के लिए निकल जाती है। जानवी रोड पे सामान लेके वापस अपने फ्लैट पे जा रही थी कि एक साथ बहुत सारी गाड़ियां सड़क पे धूल उड़ाता रही थी। वही एक प्यारा सा पप्पी सड़क पे फंसा हुआ था। जानवी उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे तो बचा लेती है, लेकिन जानवी गाड़ी की टक्कर से साइड में गिर जाती है। जानवी को काफी चोट लग गई थी। उस गाड़ी से ड्राइवर जल्दी से बाहर आता है और जानवी को चेक करके अपनी मैडम को जाके बता देता है। ये कार सिया की ही थी। वो जल्दी से जाके ड्राइवर की हेल्प से जानवी को उठा के हॉस्पिटल के जाती है। सिया जानवी को हॉस्पिटल लेके आती है। डॉक्टर्स उस ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स बाहर आके सिया को बोलते हैं कि देखिए वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा चोट लग गई थी, ते आपको उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। बाकी सब नॉर्मल है, बस उनकी सिर की चोट काफी गहरी है, तो ध्यान रखिते। डॉक्टर की बात सुन के सिया हमें सिर हिला देती है। उसने अब तक अक्षत को भी कॉल करके बता दिया था और वो भी हॉस्पिटल के लूटे निकल चुका था। जानवी का सिया की कार से एक्सीडेंट हो जाता है। सिया उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और साथ ही अक्षत को भी इन्फॉर्म कर देती है। संध्या और प्रिया सीता के साथ नहीं थे, तो उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अक्षत हॉस्पिटल आता है और सीधे जानवी के वार्ड की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे बॉडीगार्ड्स ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। अक्षत को सिया दिखाई देती है, जो काफी घबराई हुई लग रही थी। अक्षत को देखते ही सिया जल्दी से उसके पास जाके उससे लिपट जाती है। अक्षत सिया के सर को सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अक्षत से दूर होती है, तो अक्षत उसे वही बेंच पे बैठा के डॉक्टर से मिलने चला जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि जानवी खतरे से बाहर है, बस उसे प्रॉपर केयर और रेस्ट की जरूरत है और उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा थोड़ी देर में। जानवी को भी होश आ चुका था और सिया उसके पास बैठ के उससे बात कर रही थी। सिया की तो डर से हालत खराब हो रही थी कि पता नहीं जानवी कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन जानवी के हम्बल नेचर की वजह से अक्षत के आने तक तो सिया की गर्ल्स गैंग में जानवी की एंट्री भी हो चुकी थी। अक्षत डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवा के सिया के पास आता है, लेकिन सिया तो वार्ड के अंदर बैठ के अपनी न्यू फ्रेंड के साथ गप्पे मार रही थी। अक्षत अंदर जाता है और सिया से बोलता है, ये अब ठीक है, हम इन्हें इनके घर छोड़ सकते हैं। अक्षत ने अभी तक जानवी को नहीं देखा था, लेकिन अक्षत को देख के जानवी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो धीरे से बोलती है, अक्षत। सामने से एक जानी पहचानी आवाज सुन के अक्षत अपनी नजरें उठा के देखता है, तो सामने जानवी को देख के वो वही जम जाता है। आज इतने वक्त बाद जानवी को देख के अक्षत की भी आंखें नम हो जाती है और वो उसे आगे बढ़ के गले लगा लेता है। वही सिया आंखें फाड़े उन दोनों को देखे जा रही थी कि ये हो क्या रहा है। अक्षत जानवी से दूर होता है और उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, जान तुम ठीक तो हो ना? तुम इतना टाइम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अक्षत की बात सुन के जानवी मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे इन सवालों के जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगी। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा ये पत्थर दिल कभी धड़केगा। जानवी और अक्षत की बात सुन के सिया को शोक पे शोक लगे जा रहे थे।
क्योंकि उसने अपने छोटे से दिमाग के घोड़े दौड़ा के ये सोच लिया था कि जानवी अक्षत की गर्लफ्रेंड है, और ये सोच के ही उसकी आंखें पनीली हो चुकी थी। पर हमारी सिया मैडम को कौन समझाए, हमेशा जो दिखे वो सच नहीं होता। वो वार्ड से बाहर चली जाती है। अक्षत उसकी जलन उसके चेहरे से ही समझ जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच के वो वहीं रुक जाता है और जानवी को सिया के बारे में बताता है। थोड़ी देर में वार्ड का डोर ओपन होता है और सिया को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि अक्षत जानवी को अपनी गोद में उठा के बाहर आ रहा था। अब तो सिया की आंखों से बाढ़ ही आ जाती है। वो उन दोनों को वहीं छोड़ के बाहर आ जाती है। सिया को जाता देख जानवी उसे रोकने के लिए अक्षत को बोलती है, लेकिन वो भी आज सिया को सताने पे था, इसलिए उसके पीछे नहीं जाता। थोड़ी देर में पार्किंग में आते हैं तो सिया पहले ही ड्राइवर की बगल वाली सीट पे बैठी हुई थी। अक्षत जानवी के साथ पीछे बैठ जाता है। वो मिरर में सिया का गुस्से से लाल टमाटर सा चेहरा देख के मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। वही सिया अपने मन में अक्षत को नए नए अवार्ड्स से सम्मानित कर रही थी, जो कि इस तरह से थे। वैसे तो बड़ा ब्रह्मचारी बना फिरता है, तो आज क्या हुआ इसको? मेरे साथ ते कभी इतने अच्छे से बात नहीं करता, और जानवी को तो गोद में ही उठा लिया। मुझे गोद में उठा ले तो इसके पैरों में मोच आ जाती है। मैं तो हाथी का बच्चा हूँ और जानवी वो तो इसकी गुलाब की काली है। सिया अपने मन में बोले जा रही थी। वही अक्षत उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को देख के मुस्कुराए जा रहा था। सिया को तंग करने के लिए वो पूरे रास्ते उससे कोई बात नहीं करता, लेकिन जानवी से मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। घर आने पे सिया कार के रुकते ही गेट खोल के अंदर चली जाती है। वही उसको जाते देख अक्षत के फेस पे एक लंबी चौड़ी स्माइल थी। जानवी उसकी स्माइल देख के उसके कान पकड़ के बोलती है, तुम ते ऐसे नहीं थे, फिर क्यों उसे बेवजह सता रहे हो? कितनी प्यारी ते है। जानवी की बात सुन के अक्षत जवाब देते हुए बोलता है, कभी कभी थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती है, वरना ज्यादा मीठे से डायबिटीज हो जाती है। उसके बाद वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं। घर के सब लोग जानवी को देख के सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ सबकी आंखों में खुशी के आंसू भी थे। थोड़ी देर सबसे बात करने के बाद जानवी को रेस्ट करने के लिए सना जी सिया के साथ उसे भेज देती है। जानवी को रोक में छोड़ के सिया भी अपने रूम में आ जाती है। वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए बिना देखे ही सीधा बाथरूम में घुस जाती है। उसे कोई होश ही नहीं था कि उसका बेशरम पति भी वही है और शावर ले रहा है। सिया को कपड़े उतारते देख अक्षत उसे ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था और नीचे से हार्ड हो रहा था। सिया अपने सारे कपड़े उतार के जैसे ही शावर लेने के लिए शावर चैम्बर में जाती है, उसकी डर से चीख निकल जाती है और वो खुद को कवर करने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही अक्षत उसकी कमर पकड़ के उसे अंदर खींच लेता है। सिया अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस कहाँ ले जाए दो हाथों को। वो शर्म से अपनी नजरें झुका देती है, लेकिन नीचे का नजारा देख के अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और पलट जाती है। अक्षत उसकी हरकतें देख के जोर जोर से हंसने लगता है। वो धीरे से सिया के कंधे पे झुकता है और उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोलता है, बीवी शर्माना बंद करो। तुम्हारी बॉडी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो मैंने देखा ना हो, और जहां तक मुझे याद है तुमने भी मेरी पूरी बॉडी को अच्छे से स्कैन किया हुआ है। अक्षत की बेशर्मी भरी बातें सुन के सिया का मन कर रहा था कि वो उस आदमी के मुंह में फेविक्विक डाल दे जिससे ये कुछ बोल ही ना पाए। आरव उसे परेशान करने के नए नए मौके खोजता था, लेकिन आज तो ऊपर वाला ही उस पे मेहरबान हो गया। सिया की आंखें लगभग बाहर आने को हो गई थी। वो अक्षत का हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षत उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ के ऊपर कर देता है। अक्षत सिया को अपने आप से चिपका के उसे थोड़ा ऊपर उठा के उसे किस करने लगता है। सिया भी अपने हाथों को उसके गले में लपेट के उसका पूरा साथ देने लगती है। अक्षत की किस टाइम के साथ वाइल्ड होने लगती है। थोड़ी देर में सिया को सांस लेने में तकलीफ होती है
तो वो उसके होठों को छोड़ के उसके गले पे आ जाता है। सिया की सिसकियां पूरे बाथरूम में सुनाई देने लगती है। अक्षत सिया को अपने प्यार का एहसास करवा रहा था और सिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से डूबे हुए थे। थोड़ी देर में वो दोनों शावर लेकर बाहर आते हैं और फिर कपड़े पहन के सबके पास हॉल में चले जाते हैं। सिया अभी भी अक्षत से नाराज थी, कुछ कल रात के लिए, कुछ अपनी जलन की वजह से, और अक्षत से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। कबीर और विराज को भी अभी तक जानवी के बारे में पता चल गया था। वो तीनों स्टडी रूम में बैठ के बातें कर रहे थे। अब तक तो मिहिर को पता चल गया होगा कि जानवी हमारे साथ है, फिर वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया? विराज उन दोनों की ओर देखते हुए बोलती है। तभी उन तीनों के फोन पे बीप की आवाज आती है, तो तीनों के फोन में मिहिर का ही MSG था जिसमें लिखा था, अपनी जान से मिलने को हम भी तड़प रहे हैं, लेकिन इतनी रूखी सूखी एंट्री वो भी मेरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल आप तीनों की हल्दी है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ, मैं भी शादी कर लूं, मेरे पैसे बचेंगे। आ रहा हूँ कल आप तीनों को हल्दी लगन और अपनी दुल्हन को अपने रंग में रंगने। थोड़ी देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे डिनर कर रहे थे। अक्षत सिया को जलन महसूस करवाने के लिए जानवी से फ्लर्ट कर रहा था। कभी उसकी प्लेट में खाना डालता तो कभी उसके होठों पे लगे खाने को साफ करता। लेकिन उस बेचारे को कहाँ पता था कि अब उसका खाना मुंह से बाहर आने वाला है। अचानक से अक्षत को खांसी आ जाती है और उसकी पकड़ उसकी फोक पे कस जाती है और उसकी आंखों में दर्द उतार आता है, क्योंकि सिया ने उसके हार्डनेस को पकड़ के कस के दबा दिया था। अक्षत सिया की हरकत से पानी पानी हो रहा था। भले ही मर्द है, लेकिन शर्म तो सबको ही आती है। वो इधर उधर देख रहा था कि कोई देख तो नहीं रहा है। बेचारा ना कुछ बोल पा रहा था ना ही छुपा पा रहा था। वो धीमी आवाज में सिया की ओर मुड़ के होले से बोलता है, बीवी क्यों मेरे दिए का तेल खत्म करने पे तुली हो? अगर इसे कुछ हो गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे तुम्हारे साथ 1 दर्जन बच्चे पैदा करने हैं, और अगर अगले 1 सेकंड में तुमने अपने हाथ को नहीं हटाया और मेरी बुलेट को नहीं छोड़ा तो मेरा हाथ भी कहीं और चला जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि तुम सबके सामने खुद को 1 सेकंड भी कंट्रोल कर पाओगी। अक्षत की धमकी सुन के सिया जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है और अक्षत चैन की सांस लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंघानिया पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे पैलेस में पीले फूलों से और पीली लाइट से हल्दी की रस्म के लिए रेडी किया गया था। सबके चेहरे पे रौनक छाई हुई थी। हल्दी का पूरा अरेंजमेंट गार्डन में किया गया था। जितनी पूरे पैलेस में डेकोरेशन की गई थी उतनी ही टाइट सिक्योरिटी थी। मीडिया को इस शादी की कोई खबर नहीं दी गई थी। वही तीनों लड़कियों को रेडी करने के लिए सबसे फेमस ब्यूटिशियन को बुलाया गया था। तीनों ही येलो कॉलर की ड्रेस पहने गजब ढा रही थी। उनको देख के तो तीनों ही लड़कों की हालत खराब होने वाली थी। अक्षत, विराज और कबीर तीनों ने ही सिया, प्रिया और संध्या को मिहिर और जानवी के बारे में बता दिया था, लेकिन मिहिर के आने की खबर जानवी को नहीं दी गई थी। तीनों मिलके जानवी को भी अपनी तरह रेडी कर लेते हैं बिना उसको कुछ भी बताए। जानवी फेस पे झूठी स्माइल के साथ सब कर रही थी, क्योंकि उसे रह रह के मिहिर की याद आ रही थी। उसके दिल में आज एक अजीब सी टीस उठ रही थी, लेकिन वो अपने फेस से जाहिर नहीं होने दे रही थी। जानवी की हालत को सब लोग समझ रहे थे, लेकिन कुछ पल बाद उसे जो खुशी मिलने वाली थी उसको सोच के सब ने खुद को रोक रखा था। कुछ देर के बाद तीनों लड़कियों को गार्डन में ले जाया जाता है। वहीं दूर खड़े उनके दूल्हे उन्हें अपनी आंखें, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी सब फाड़े देख रहे थे। उनको ऐसे देख के अमन जी उन्हें टोकते हुए बोलते हैं, नालायक को मेरी बेटियों को नजर लगाओगे? मुंह बंद करो वरना मुंह में एनाकोंडा छोड़ दूंगा। अमन जी की बात सुन के उन तीनों का मुंह बन जाता है और तीनों ही घूर के अमन जी को देखने लगते हैं, जैसे बोल रहे हो, बीवी हमारी चाहे हम ताड़े या उठा के भाग जाए, आपको क्या? आप अपनी वाली पे ध्यान दीजिए और हमें अपनी वाली पे कंसंट्रेट करने दीजिए। तीनों लड़कियों को वहां बनाए गए चौकियों पे बैठाया जाता है।
और दूसरी तरफ तीनों लड़कों को। वहां पे एक चौकी और लगाई गई थी एक और जोड़े के लिए। उसे देख के दादी पूछती है, ये किसके लिए है? शादी के लिए, जोड़े तो 3 है, फिर ये किसके लिए? दादी की बात सुन के अक्षत मुस्कुराते हुए बोलता है, गर्लफ्रेंड आप थोड़ा सा वेट और कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। दादी भी आगे कुछ नहीं पूछती और सबसे पहले लड़कों को हल्दी लगने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी सबके कानों में एक लड़के की आवाज पड़ती है जो बोल रहा था, जाने मन मेरे बिना ही हल्दी की रस्म शुरू कर दी। यार मेरा तो वेट करते। उस आवाज को वहां मौजूद सब लोग पहचानते थे सिवाय कुछ को छोड़ के। उसको याद करते ही सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब लोग पाकर के देखते हैं तो सामने ही मिहिर खड़ा था, येलो कॉलर के आउटफिट में, ब्लैक गॉगल्स लगाए, गले में ढोल लटकाए। मिहिर उस ढोल को बजाते हुए अंदर की ओर बढ़ने लगता है। मिहिर को वहां देख के सब लोगों को शौक लगता है कि मिहिर वहां कैसे है, और अगर वो जिंदा था तो इतने टाइम से कहाँ था? क्यों किसी के सामने नहीं आता था? मिहिर उस ढोल को रख के आगे बढ़ता है कि उसके पापा मिस्टर मल्होत्रा आगे बढ़ के उसको एक थप्पड़ मार देते हैं। उनके थप्पड़ मरने से मिहिर का चेहरा एक और झुक जाता है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए अपने डैड को देखता है और उनके गले लग के रोते हुए बोलता है, आई एम सॉरी डैडा। मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन यकीन मानिए मैं भी आपके पास आने को तड़प रहा था। मिहिर की बात सुन के मिस्टर मल्होत्रा भी फफक के रो पड़ते हैं, उसे कस के गले लगा के बोलते हैं, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। कोई ऐसा करता है अपने बाप के साथ? तुझे पता भी है इन सालों में मेरे ऊपर क्या बीती है। मिहिर भी अपने डैड की बात सुन के बहुत ज्यादा इमोशन हो गया था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके अपने डैड से अलग होके उनके आंसू पोंछता है और बोलता है, डैडा प्लीज यार ये मीना कुमारी मत बनो। उसकी बात सुन के मिस्टर मल्होत्रा भी मुस्कुरा उठते हैं। मिहिर बारी बारी से सबसे मिलता है। सबकी आंखों में मिहिर को सही सलामत देख के खुशी के आंसू थे। मिहिर बारी बारी से सबसे मिल के जब तीनों लड़कों के पास जाता है तो तीनों उस पे बॉम्ब की तरह फट पड़ते हैं। तीनों मिलके मिहिर को कपड़ों की तरह रगड़ रगड़ के धोते हैं। थोड़ी देर में जब वो तीनों मिहिर को छोड़ते हैं और तीनों उसको गार्डन में ही ले ताकि उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं। मिहिर अपने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, यारो मेरे भाइयों प्यारे दुलारो मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मिहिर की बात सुन के तीनों उसे एक धमकी भरी टाइप में बोलते हैं, अगली बार हम तुझे ऐसा कुछ करने लायक छोड़ेंगे तब। उन चारों की नौटंकी देख के गार्डन में खड़े हर इंसान के फेस पे स्माइल आ जाती है। सबके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कोई भी शादी की रस्मों तक कुछ नहीं बोलने का डिसाइड करते हैं। अक्षत मिहिर के मुंह पे एक पंच मारते हुए बोलता है, कमीने जाके मेरी बहन से मिल ले, कितना रोई है वो तेरी वजह से। अक्षत की बात सुन के मिहिर अंदर चला जाता है, क्योंकि मिहिर को वहां देख के वो खुद पे काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो रोते हुए अंदर चली जाती है। मिहिर अंदर जाता है तो उसे गेस्ट रूम से रोने की आवाज आती है। जानवी रूम में बैठे घुटने में मुंह दबाए रोए जा रही थी। मिहिर को जानवी के आंसू देख के बहुत तकलीफ होती है। वो जल्दी से आगे बढ़ के उसे अपने आगोश में ले लेता है। मिहिर की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसे जानवी के लिए खुद को संभालना था। जानवी काफी देर तक उसको पकड़े रोती रहती है और मिहिर उसका सिर सहलाता रहता है। जानवी को चुप करवा के मिहिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेता है, फिर बारी बारी से उसके दोनों आंखों को चूमते हुए बोलता है, जान ये रोने का वक्त नहीं है। रोना उनको पड़ेगा जिनकी वजह से हम अलग हुए थे। अब तो मैं पास हूँ तुम्हारे, कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। मिहिर की बातें सुन के जानवी भी शांत हो जाती है, लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था, वो अभी भी सिसक रही थी। मिहिर जानवी का मूड लाइट करने के लिए बोलता है, बेबी अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो तुम्हारा ये 4 किलो मेकअप तुम्हारे आंसुओं के साथ मिलके 8 किलो बन जाएगा और मैं इतनी भारी भैंस को नहीं संभाल पाऊंगा। खुद के लूटे इतनी तारीफ सुन के जानवी को बहुत गुस्सा आता है और वो पास में ही पड़े पिलो उठा के उसे मारते हुए बोलती है, उस भैंस को तो तुम्हें सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा।
और तुम कौन से ऋतिक रोशन हो, खुद को ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। रहोगे तो तुम वही बदबूदार गोरिल्ले। हल्दी लगने के बाद सब लोग थोड़ी देर मिलके डांस करते हैं और यूज बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं खुद को साफ करने के लिए, क्योंकि वहां हल्दी की रस्म जरूर हुई थी, लेकिन साथ ही हल्दी वाली होली जरूरी मनाई गई थी, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जो हल्दी से बचा होगा। सबने मिलके दादी को भी हल्दी लगा दी थी। जानवी अपने रूम में आती है और डोर लॉक करके अपना दुपट्टा उतार के बाथरूम में घुस जाती है, लेकिन सामने का नजारा देख के उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और बॉडी गर्म, क्योंकि उसी बाथरूम में मिहिर शावर ले रहा था और उसने कुछ भी नहीं पहना था। जानवी जल्दी से सॉरी बोल के बाहर जाने लगती है कि मिहिर पीछे से ही उसकी कमर पकड़ के उसे अंदर खींच लेता है। जानवी की पीठ मिहिर के सीने से जा लगती है। खुद के लिए इतने अच्छे बोल सुन के मिहिर का भी दिमाग तन जाता है। वो भागते हुए बोलता है, मैं अगर गोरिल्ला हूं तो तुम कौन सी प्रियंका चोपड़ा हो? टमाटर जैसे तो गाल है, भिंडी जैसी नाक है और आंखें तो माशाल्लाह मुर्गी के 2 अंडे हैं। तुम्हें ते कोई दिन में भी देख ले तो हार्ट अटैक से ही मर जाए। वो दोनों गार्डन में एक दूसरे के पीछे मारने के लूटे भाग रहे थे। वही उनकी क्यूट नोक झोंक को देख के सबके चेहरे खिल जाते हैं। काफी देर की भाग दौड़ के बाद जानवी थक के बैठ जाती है और मिहिर भी उसके पास ही बैठ जाता है। थोड़ी देर में हल्दी की रस्म शुरू होती है। सबसे पहले चारों लड़कों को हल्दी लगाई जाती है। उसके बाद उनकी उतरी हुई हल्दी चारों लड़कियों को लगाई जाती है। मिहिर जानवी ओई झुकते हुए उसके कान में बहुत ही सेड्यूसिंग वॉइस में बोलता है, जान शर्माना बंद करो, पहले भी तुम मुझे ऐसे देख चुकी हो। फिर जानवी का हाथ अपनी हार्डनेस पे रखते हुए बोलता है, मैं सोच रहा था मैंने तुम्हारे जाने के बाद इसकी टेस्टिंग नहीं करी है, तिहार आज चेक कर ले, कहीं इसको जंग तो नहीं लग गया है। जानवी मिहिर की हरकतों और बातों से अंदर तक सिहर रही थी। वो अपना सिर नीचे झुका लेती है। मिहिर जानवी को अपने साथ शावर के नीचे ले आता है और उसके बालों को उसके कंधे से हटा के एक तरफ कर देता है और उसके कंधे पे अपने होठ रख देता है। जानवी अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है। मिहिर आगे बढ़ के उसके ब्लाउज की डोरी खोल देता है और उसके ब्लाउज को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। जानवी खुद को कवर करने की कोशिश करती है कि मिहिर उसके लहंगे को भी खोल देता है। मिहिर उसे पलट देता है और उसे दीवार से लगा के उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। मिहिर जानवी को बहुत इंटेंसिटी के साथ किस कर रहा था, जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। मिहिर जानवी को उठा के रोक में आ जाता है और उसे बेड पे लिटा के खुद उसके ऊपर आके एक बार फिर यूज होठों का रस चूसने लगता है। थोड़ी देर में वो जानवी की ब्रेस्ट के साथ खेलने लगता है। मिहिर के हर मूव के साथ जानवी की आह निकल रही थी। धीरे धीरे मिहिर जानवी के प्राइवेट पार्ट तक आ जाता है और उसके सेंसिटिव पार्ट को किस और लीक करने लगता है। जानवी मिहिर के बालों में हाथ फिराए जा रही थी। वो मिहिर के सिर को अपने पैरों के बीच में दबाने लगती है। मिहिर भी इतने वक्त के बाद जानवी के पास था, वो भी एक्साइटेड हो चुका था। वो एक बार फिर जानवी के ऊपर आता है और उसके होठों पे अपने होठ रख के उसके अंदर एंटर कर जाता है। मिहिर को अपने अंदर महसूस करते ही जानवी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मिहिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा देता है, साथ ही जानवी भी उसका पूरा साथ देती है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे में ही समाये रहते हैं और फिर थक के यूं ही एक दूसरे पे सो जाते हैं। हल्दी फंक्शन के बाद सब लोग हल्दी में डुबोए हुए रसगुल्ले बन गए थे। सब लोग खुद को साफ करने के लिए और रेस्ट करने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जानवी जब अपने रूम में जाती है तो मिहिर वही उड़ी रूम में शावर ले रहा था। जानवी बाथरूम से बाहर जाने लगती है कि मिहिर उसे भी अपने साथ शामिल कर लेता है और थोड़ी ही देर में वो दोनों अपने प्यार के समुंदर में गोते लगा रहे थे। उस पूरे रूम में जानवी की सिसकियां सुनाई दे रही थी, लेकिन रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से किसी को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी ओर प्रिया अपने रूम में आती है और खुद को साफ करने के लिए बाथरूम में जाने लगती है। उससे पहले ही विराज उसके पेट पे हाथ रख के उसे खुद से चिपका लेता है।
प्रिया एकदम से किसी के छूने से डर जाती है, लेकिन उस टच को पहचानते ही वो भी खुद को विराज की बाहों में ढीला छोड़ देती है। विराज अपने दोनों हाथ उसकी कमर पे लपेट देता है और उसके ईयरलॉब को अपने होठों में दबा लेता है। विराज प्रिया के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मुझसे तो हल्दी लगवा लो। और वैसे भी जब तक मैं तुम्हें हल्दी नहीं लगाऊंगा तब तक तुम पे मेरे नाम की हल्दी कहाँ चढ़ेगी। विराज अपने हाथों में अपने साथ लाई हुई हल्दी भर लेता है और धीरे धीरे उसके पेट पे लगने लगता है। विराज के छूने से प्रिया की पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा था। उसने कस के अपने लहंगे को अपने हाथों में भर रखा था। विराज प्रिया के बालों को एक तरफ कर देता है और उसके ब्लाउज की डोरी खोल देता है और उसके ब्लाउज को उसे कंधों से नीचे करके उसकी गर्दन से लेके कंधों तक हल्दी लगने लगता है। प्रिया की पूरी बॉडी में एक गुदगुदी सी हो रही थी। विराज उसे अपनी गोद में उठा के बेड पे लिटा देता है और प्रिया के बचे खुचे ब्लाउज को भी निकल के उसकी बॉडी से अलग कर देता है। प्रिया शर्म से पलट जाती है। विराज उसकी हर एक अदा पे खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। वो अपने हाथों को उसकी पीठ पे चलाने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों को मूव कर रहा था जो प्रिया की बॉडी में अलग ही सनसनी पैदा कर रही थी। विराज प्रिया को पलट देता है और अपना कुर्ता निकाल के उसके दोनों हाथों को बांध देता है। प्रिया ने अभी भी अपनी आंखों को बंद कर रखा था। विराज प्रिया की गर्दन से लेके उसके क्लीवेज से उसके नवल पॉइंट तक अपने हाथों में हल्दी भर के उसे लगने लगता है। प्रिया अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। उसकी पूरी बॉडी गर्म हो चुकी थी। खुद को कंट्रोल करने के लिए वो अपने होठों को अपने दांतों में दबाए हुए थी। प्रिया को ऐसे अपने सामने मचलता देख विराज का भी कंट्रोल लूज हो रहा था। वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और प्रिया के ऊपर आ जाता है। विराज अपने गालों पे लगी हल्दी को प्रिया के ब्रेस्ट पे लगाने लगता है और अपने हाथ बढ़ा के उसके लहंगे को निकाल देता है। विराज अभी भी प्रिया के ब्रेस्ट के साथ खेले जा रहा था। वही प्रिया अब तक अपना पूरा कंट्रोल खो चुकी थी। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। विराज नीचे की ओर बढ़ता है और उसकी पैंटी को भी निकाल देता है और अपनी जीभ से उसके प्राइवेट पार्ट को सक करने लगता है। प्रिया अपने हाथों को खुलवाने के लिए मचल उठती है। विराज काफी देर तक उसके सेंसिटिव पार्ट के साथ खेलता रहता है। अब तक तो वो भी अपना कंट्रोल खो चुका था। जब उससे और कंट्रोल नहीं हुआ तो वो ऊपर आके प्रिया के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है और उसके अंदर एंटर कर जाता है। विराज को खुद में पाते ही प्रिया की दर्द से चीख निकल जाती है, क्योंकि ये उसका सिर्फ सेकंड टाइम ही था। विराज धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी देर में प्रिया का दर्द भी कम हो जाता है और वो भी ये सब एंजॉय करने लगती है। वही संध्या के डर से पसीने निकल रहे थे, क्योंकि वो जैसे ही गार्डन से अपने रूम में जाने के लिए आती है, कबीर उसे खींचते हुए अपने रूम में ले आता है और अब उसने ये डिमांड रख दी थी कि संध्या उसे हल्दी लगाएगी, वो भी उसकी पूरी बॉडी पे, हर एक पार्ट पे। और ये सब सोचते सोचते ही संध्या की हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि आज तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ था वो कबीर ने ही किया था। संध्या की तो सोच के ही हालत खराब थी, बेचारी करती कैसे। कबीर आगे बढ़ता है और संध्या डर से पीछे जाने लगती है। वो वॉल से टकरा जाती है। कबीर उसके अगल बगल अपने दोनों हाथ रख के बोलता है, जाने मन हल्दी तो तुम्हें लगानी ही पड़ेगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें हल्दी लगाऊंगा, और अगर मैं हल्दी लगने पे आया तो हल्दी के साथ कुछ और भी लग सकता है। फिर रोते हुए मुझे मत बोलना कि मुझे दर्द हो रहा है। कबीर की पिछली हरकतों को याद करके संध्या उसे हल्दी लगाने में ही अपनी भलाई समझती है। वो जैसे ही उसको लगन के लिए हल्दी लेने लगती है, कबीर बोलता है, ऐसे नहीं स्वीटहार्ट, पहले मेरे सारे कपड़े उतारो। कबीर की हर बात संध्या के ऊपर एटम बॉम्ब गिरा रही थी। वो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ती है और कपते हाथों से उसका कुर्ता निकाल देती है। संध्या बेचारी सी शकल बना के कबीर को देखती है, जैसे बोल रही हो, बस और नहीं, प्लीज। लेकिन कबीर तो कबीर है। वो भी उसकी बात समझ के बोलता है,
जान सारे कपड़े उतारो। अब तो संध्या की जान ही हलक में अटक चुकी थी। संध्या आगे बढ़ के अपनी आंखें बंद करके उसका पायजामा भी निकाल देती है। अब कबीर उसके सामने सिर्फ अंडरवियर में था। वो संध्या के हाथ अपने अंडरवियर पे रख देता है। संध्या रोनी सी शकल बना के अपनी गर्दन को ना में हिला देती है। लेकिन आज तो हमारे कबीर जी, अरे नहीं हमारे, कहा संध्या जी के कबीर जी फुल मूड में थे। और लास्ट में संध्या हार के वो भी निकाल देती है। लेकिन अब उससे एक पल भी कबीर को देखा नहीं जा रहा था। वो पलट के खड़ी हो जाती है। कबीर संध्या को देख के ही अपना कंट्रोल खो रहा था। वो आगे बढ़ के अपना एक हाथ संध्या के पेट पे रख देता है और दूसरा हाथ उसके लहंगे में ले जाके उसकी पैंटी के ऊपर से उसके प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है। संध्या कस के कबीर के हाथ को पकड़ लेती है और ना में अपनी गार्डन हिला देती है। कबीर उसके कान पे किस करते हुए बोलता है, आज नहीं जान, मैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इतना बोल के वो संध्या को अपनी गोद में उठा लेता है और बाथरूम में चला जाता है। कबीर संध्या के साथ बाथटब में बैठ जाता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी से सारे कपड़े अलग कर देता है। संध्या ने शर्म से अपनी आंखों को बंद कर रखा था, लेकिन उसकी हर शर्म आज कबीर को बेकाबू कर रही थी। कबीर अपने हाथों को उसकी पूरी बॉडी पे फिरा के उसकी बॉडी को साफ करने लगता है। कबीर संध्या को लिटा के उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। करीब 20 मिनट की किस के बाद वो उसे छोड़ता है और उसके गर्दन पे किस और बाइट करने लगता है। संध्या ने कस के कबीर के बालों को अपने हाथों में पकड़ रखा था। कबीर धीरे धीरे नीचे बढ़ता है और उसके ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर के सक करने लगता है और दूसरे ब्रेस्ट को अपने हाथों से दबाने लगता है। थोड़ी देर के फोरप्ले के बाद जब कबीर को लगता है कि संध्या पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुकी है, तो वो उसके अंदर एंटर कर जाता है और सिया की दर्द भरी चीख कबीर के कानों में पड़ती है। कबीर अपने होठ उसके होठों से मिला के उसे किस करने लगता है। आयार धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद वो संध्या को पलट के उसको खुद के ऊपर बैठा लेता है और उसकी कमर को आगे पीछे करने लगता है। जहां ये सब अपनी प्यार की दुनिया में खोए हुए थे, वही बेचारा अक्षत उजड़ा हुआ चमन बना हुआ था। उसका कल जानवी के साथ नकली फ्लर्ट आज उसपे बहुत भारी पड़ गया था। सिया ने उसे लात मार के अपने रूम से बाहर निकाल दिया था। वो साथ ही धमकी दी थी कि अगर वो दोबारा वहां आया तो उसके बम पे इतने बॉम्ब फोड़ेगी कि वो भूल जाएगा कि उसके पास भी कोई बम नाम की चीज थी। अक्षत बेचारा कहाँ अपनी बीवी के साथ रोमांस की सोच रहा था, वही उसकी बीवी काली माई बनके उसके सिर पे तांडव कर रही थी। अक्षत एक लास्ट ट्राई करने के लिए बालकनी से सिया के रूम में चला जाता है, लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत की दादी वहां बैठी हुई थी, वो भी अपने हाथ में स्टिक लेके। अक्षत के बालकनी से रूम में एंट्री को दादी ने अपनी उन्हीं 440 वोल्ट की आंखों से देखा था। अक्षत जैसे ही रूम में आता है, उसे दादी सामने ही दिखती है और उनके फेस एक्सप्रेशन देख के उसे समझ आ गया था कि आज उसकी बीवी उसका भरता बना के ही छोड़ेगी, वो भी मसाले वाला। वही दादी अक्षत को ऐसे देख रही थी जैसे बोल रही हो, आओ ठाकुर आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। अब आ ही गेट होते बिना प्रसाद के मत जाना। अक्षत अच्छे बच्चों की तरह दादी के सामने सिर झुका के खड़ा हो जाता है, जैसे आज वो क्लास के सबसे शरीफ बच्चे की कुटाई करके आया हो। वही दादी के पीछे खड़ी सिया मुस्कुराते हुए अपने पिटोगड़े पति को देख रही थी और उसके फेस एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बोल रहे थे, और लो पंगे मुझसे, लेकिन पति देव शायद तुम भूल गए कि श्रीमती मेरे नाम के आगे लगा हुआ है, ना कि तुम्हारे। ये तो अभी शुरुआत है, पति परमेश्वर आगे आगे देखो होता है क्या। वही अक्षत की हालत कुछ ऐसी थी कि बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो खून से सिया को देख रहा था और मन ही मन उसे कोसे जा रहा था। उसके विचार कुछ ज्यादा ही नेक थे, जो चीख चीख के बोल रेज थे, हंस लो बीवी जितना हंसना है, लेकिन शादी तो 3 दिन में निपट जाएगी, फिर तुम्हारी इस हंसी को तो मैं निपटाऊंगा, वो भी अपने तरीके से। इतना सोच के ही उसके फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। अक्षत धीरे धीरे रोक से बाहर जाता है और उसके पीछे दादी भी।
Guys, like the story and subscribe my channel AS Story Audio. Thanks for listening my story.